हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड क्लास 12th का सब्जेक्ट इंग्लिश कोर का यहाँ पर मॉडल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं 2024-25 का। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन करा दिया है। अभी तक आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव वाला सॉल्यूशन नहीं देखा होगा तो आप लोग देख सकते हैं। आपको उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको चैनल पर भी वो वाला वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th यहाँ पर इंग्लिश कोर का सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। जितने भी आपके यहाँ पर सब्जेक्टिव में क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस का हम लोग यहाँ पर फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं और आपको यहाँ पर हिंदी में भी एक्सप्लेन कर देंगे ताकि आपको इजीली सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए कि आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम में कितना टाइम मिलेगा। तो कुल 3 घंटे आपको मिलेंगे और 80 मार्क्स का आपका यहाँ पर एग्जाम होगा, यानी कि फुल मार्क्स 80 रहेगा। अच्छा, हम लोग यहाँ पर चूंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं इसलिए आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पैटर्न समझिएगा। देखिए, आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। तो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है 31 नंबर वाला क्वेश्चन से और 31 नंबर से लेकर के यानी कि 31 से लेकर के 38 तक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है जिसमें कि आपको ज़्यादा आंसर नहीं लिखना है। शॉर्ट में टू दी पॉइंट जितना आप लोग लिख सकते हैं उतना ही लिखिएगा, ज़्यादा लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर यह भी ध्यान दीजिएगा आप लोग कि यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आपको यहाँ पर कितने क्वेश्चंस का आंसर करना है। तो सिर्फ और सिर्फ 6 क्वेश्चन का आंसर आपको करना है, ठीक है। जो भी आपको 6 क्वेश्चन इजी लगे उन्हीं को आंसर करना है। इसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 से लेकर के 46 तक ये आपके 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है और इसमें भी आपको कोई 6 क्वेश्चन का आंसर करना है। और इसके बाद 47 से लेकर के 52 तक ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है 5 मार्क्स वाले और इनमें से किसी भी 4 क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। थोड़ा सा मैंने आपको पैटर्न यहाँ पर बता दिया जो कि आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर आना चाहिए। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो देखिए, यहाँ तक था आपका ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर देख सकते हैं 30 नंबर वाले तक। अब यहाँ से आपका सब्जेक्टिव स्टार्ट होता है और यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि आपको एक पैसेज दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए, ये आपको पैसेज दिख रहा है ना। तो इस पैसेज को आपको सबसे पहले पढ़ना है और यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे भी है पैसेज, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ भी है। तो इस पैसेज को पढ़ करके, ठीक है, इस पैसेज को पढ़ करके यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 38 तक, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 38 तक इसका आपको आंसर करना है। और एक ऐसा ही पैसेज आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। देखिए, सेम पैसेज देखने को नहीं मिलेगा, पैसेज चेंज करके देगा, लेकिन पैटर्न यही रहेगा। एक पैसेज दे देगा और क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 38 तक आपको आंसर करने के लिए बोलेगा। देखिए, ये वाला जो पैसेज दिया गया है ना आपको, ये मतलब इजी पैसेज है, कुछ नहीं करना है आपको। एक बार पैसेज को रीड कीजिए, इसके बाद क्वेश्चंस पर आइए। यहाँ पर मैं आपको सोल्व करने का तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आपको सोल्व करना है, कैसे आपको ईजी पड़ेगा। देखिए, एक बार पूरा पैसेज को पढ़ लीजिएगा, ठीक है, पूरा पैसेज को पढ़ लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चंस पर आइएगा और क्वेश्चंस में देखिएगा यहाँ पर मेन की पॉइंट क्या है, कौन सा वर्ड आपको ऐसा देखने को मिल रहा है जो कि आपने पैसेज में पढ़ा था। तो बस उसी वर्ड को देखिएगा और 90% चांस है कि आपको वहीं पर उस क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। क्योंकि ये जो फर्स्ट पैसेज आपको देखने को मिलेगा ना, फर्स्ट पैसेज इजी होता है और सेम टू सेम जो भी क्वेश्चंस आपको पूछेगा उसका सेम आंसर, मतलब कि बिना इधर हुए डायरेक्टली आपको आंसर पैसेज में मिल जाएगा। सिर्फ कॉपी पेस्ट आपको करना है, ठीक है, कॉपी पेस्ट आपको करना होता है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 38 तक यहाँ पर हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। मैंने इसका प्रॉपर सोल्यूशन यहाँ पर टाइप करके लाया हुआ है। देखिए, मैं आपको यहाँ पर पैसेज पढ़ के नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी पैसेज मिलेगा और वहाँ पर मैं आपके साथ पढ़ने के लिए नहीं होऊंगा, इसलिए मैं यहाँ पर आपको पढ़ के नहीं बताऊँगा और पढ़ने में टाइम भी आपका यहाँ पर ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो उसका कोई मतलब नहीं है। पैसेज आप लोग खुद से एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अलग से इसको टाइप करके लाया हुआ है। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन क्या था। पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था, पैसेज के बेस पे पूछ रहा था। पहला क्वेश्चन कि वेयर वाज द ऑथर गोइंग, यानी कि लेखक कहाँ जा रहे थे। तो आंसर देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज, जो पैसेज मैंने आपको अभी दिखाया था उस पैसेज के अनुसार द ऑथर वाज गोइंग टू द भिटरकनिका वाइल्ड लाइफ
सेंचुरी इन ओडिशा। तो कहाँ पर जा रहे थे? भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि उड़ीसा में है, वहाँ पर जा रहे थे इस पैसेज के अनुसार, इस मतलब कि पैसेज के अनुसार, इस पैसेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 31 नंबर वाला क्वेश्चन का हमने आंसर देख लिया। इसके बाद 32 नंबर वाला क्वेश्चन क्या पूछा था? वेयर वाज द फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। तो जो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस था ये कहाँ पर था, ये आपसे पूछ रहा है। तो आंसर देखिए, दंगमल फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, ये पूरा नाम था इसका, दंगमल फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, इन द हार्ट ऑफ द मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो कहाँ था? हार्ट ऑफ द मैंग्रोव फॉरेस्ट में था। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर 32 नंबर वाले क्वेश्चन का। और देखिए, ये आंसर मैंने खुद से नहीं बनाया है, मैंने यहाँ पर अपना मन से ये आंसर नहीं लिखा है, ये सारा आंसर एज इट इज, यानी कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सेम टू सेम पैसेज में गिवन है, पैसेज में दिया हुआ है, तो मैंने पैसेज से ही कॉपी पेस्ट किया है। और आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी सेम टू सेम ऐसे ही पैसेज से कॉपी पेस्ट करना है। जो फर्स्ट वाला पैसेज आएगा ना, फर्स्ट वाला पैसेज से आपको डायरेक्टली आंसर मिलेगा, सिर्फ आपको पढ़ करके और देखना है, मैच करना है, आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। कुछ भी करने की इधर उधर ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, 33 नंबर वाला। क्या बोल रहा है? 33 नंबर वाला। यहाँ पर देखिएगा, हाउ डिड द ग्रुप मैनेज टू गेट देयर। यानी कि बोल सकते हैं कि समूह जो था ना, यानी कि जो ग्रुप था, वहाँ तक पहुँचने के लिए, मतलब वहाँ तक कैसे पहुँचा, ये आपसे पूछ रहा है। हाउ डिड यानी कि कैसे पहुँचा ग्रुप, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, और इसका भी आंसर आपको पैसेज में ही मिलेगा। ठीक है, इसका भी आंसर आपको पैसेज में ही मिलेगा। देखिए, अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज, मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि जो गिवन पैसेज था उसके अनुसार दे यूज्ड टू अ मोटर बोट टू रीच देयर, यानी कि वहाँ तक उन्होंने पहुँचने के लिए क्या किया? मोटर बोट का उपयोग उन्होंने किया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 33 नंबर वाला क्वेश्चन का राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट वन है 34 नंबर वाला, विच क्रिएचर डिड दे सी फर्स्ट। यानी कि जब वहाँ पर ये पहुँचे, ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले कौन सा, बोल सकते हैं क्रिएचर को हिंदी में बोलते हैं प्राणी, तो कौन सा प्राणी को उन्होंने सबसे पहले देखा? यहाँ पर देखिए फर्स्ट पूछ रहा है ना, तो सबसे पहले कौन सा प्राणी को उन्होंने देखा, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए आंसर, डायरेक्टली आंसर लिखेंगे, दे सा द फर्स्ट बर्ड्स किंगफिशर्स। तो वो पहला पक्षी देखते हैं क्या? किंगफिशर को देखते हैं। तो बस हो गया आंसर। और ये भी से एज इट इज, मतलब कि पैसेज में ही दिया हुआ है। तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि मैंने ये खुद से आंसर नहीं बनाया है, सेम टू सेम पैसेज में दिया हुआ है। इसके बाद देखिए, तो अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट वन है हमारे पास 35 नंबर का। क्या है कि हु वर द स्टार्स ऑफ द शो। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, डायरेक्टली आपको आंसर देखने को मिलेगा पैसेज में, अमोंग द बर्ड्स द किंगफिशर्स वर द स्टार्स ऑफ द शो। तो डायरेक्टली हमने आंसर लिख दिया। इसके बाद 36 नंबर वाला देखिए नेक्स्ट, व्हाट डज द ऑथर मीन बाय द मैग्निफिसेंस ऑफ नेचर। यानी कि जो प्रकृति की भव्यता है, इससे लेखक का क्या तात्पर्य है? जो ऑथर है इनका क्या मतलब है, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर देखिए कैसे लिखेंगे, इट मीन्स द ब्यूटी ऑफ नेचर फॉर द मोमेंट वी रिवील्ड इन द मैग्निफिसेंस ऑफ नेचर विच हैड अस कंप्लीटली इन इट्स थ्रॉल। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। इसके बाद है नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा? 37 नंबर वाला, कि हाउ आर द किंगफिशर्स एंड द ओपन वाइल्ड स्टॉक्स डिस्क्राइब्ड। तो क्या बोल रहा है कि जो किंगफिशर्स है और ओपन वाइल्ड है, ठीक है, जो किंगफिशर और ओपन वाइल्ड है, तो ये आपसे पूछना चाह रहा है कि इनका वर्णन कैसे किया गया है, किस तरीके से इनको डिस्क्राइब किया गया है, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए आंसर देखिए, द किंगफिशर्स एंड द ओपन वाइल्ड स्टॉक्स डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ द वाइल्ड लाइफ। तो ब्यूटी ऑफ द वाइल्ड लाइफ के रूप में इनको डिस्क्राइब किया गया है, इनको वर्णित किया गया है। ये आ जाएगा हमारा राइट आंसर। इसके बाद देखिएगा 38 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, 38 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट वर द चीतल डियर एंड द विल्ड वोर डूइंग व्हेन द मोटर बोट वेंट पास्ट देम। यानी कि जब मोटर बोट उनके पास से गुजरती है तो चीतल बियर और जो जंगली सुअर होते हैं ये क्या कर रहे थे, ठीक है, ये आपको बताना है। आंसर देखिए, आंसर तो पैसेज में ही दिया गया है, बस आपको यहाँ पर पेस्ट करना है वहाँ से देख करके। थ्रू द फॉलेज वी कुड सी द चीतल डियर डेडिकेटली ब्राउजिंग ऑन फ्रेश आउटक्रॉप्स ऑफ लिव्स
herd of wild boar was stopped searching for succult roads। तो यह जाएगा 38 नंबर वाला क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो 38 नंबर वाला क्वेश्चन तक तो हो गया था। अब आगे तो आगे हमारा कौन सा, यहाँ पर देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर एनी 6 क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो देखिए ऊपर जो पैसेज दिया था उसमें से आपको कुछ नहीं करना था, डायरेक्टली पैसेज को रीड कीजिए, फिर क्वेश्चन को रीड कीजिए और सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको डायरेक्टली पैसेज में मिल गया और कुछ नहीं कीजिए, कॉपी पेस्ट कर दीजिए, आपको ऊपर मिल गया। लेकिन ये जो आपको सेकेंड पैसेज दिया गया ना, और सेम टू सेम एक पैसेज ऐसा ही मतलब देखने को मिलेगा आपको सेकेंड पैसेज फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी। तो इस सेकेंड पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ना होगा और इसको समझना होगा, ठीक है। इस सेकेंड पैसेज को पढ़ करके, और ये जो पैसेज है ना ये थोड़ा सा लंबा पैसेज भी रहेगा। अब देखिए इस सेकेंड पैसेज को पढ़ करके आपको क्या करने को बोलेगा, तो राइटिंग सेक्शन का आपका जितना भी क्वेश्चन है, राइटिंग सेक्शन का क्वेश्चन यहाँ पर सारा डाला हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द एबो पैसेज, यानी कि जो आपने ऊपर का पैसेज पढ़ा तो आपका जो यहाँ पर बेसिस है रीडिंग करने का, उसके अनुसार मेक अ नोट ऑन इट, यानी कि इस पर आपको एक नोट बनाना है। यू मे यूज हेडिंग्स, सब हेडिंग्स एंड एब्रीविएशंस, यानी कि आप लोग क्या यूज कर सकते हैं, तो हेडिंग यूज कर सकते हैं, सब हेडिंग यूज कर सकते हैं और एब्रीविएशंस यूज कर सकते हैं। तो इन सभी का यूज करके और ऊपर के पैसेज को पढ़ करके आपको क्या करना है, एक नोट बनाना है, एक नोट को मेक करना है। अच्छा, ये तो 39 नंबर वाला पूछा। इसके बाद का क्वेश्चन देखिएगा जरा सा, 40 नंबर वाला क्या पूछ रहा है कि राइट अ समरी ऑफ द एबो पैसेज इन अबाउट 80 वर्ड्स। अब जो ऊपर का पैसेज आपने पढ़ा ना, तो इसका समरी आपको लिखना है, मतलब कि इतना लंबा चौड़ा तो पैसेज आपको दे रखा है। अब इस पैसेज को आप लोग यहाँ पर मतलब समराइज कीजिए, कम से कम शब्दों में आप लोग इसको लिखिए। 80 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 80 वर्ड्स के अप्रोक्स में आपको लिख देना है। इसके बाद 41 नंबर वाला क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिएगा 41 नंबर वाला। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन देखिए, इसके बाद आपको बताते हैं कि सोल्यूशन मतलब कैसे मिलेगा। तो 41 नंबर वाला देखिए क्या बोल रहा है कि यू आर नेहा या फिर निखिल, ठीक है, द हेड बॉय या फिर गर्ल ऑफ RK+2 हाई स्कूल चंदवा लातेहार, ठीक है। योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ विजिट टू बिरसा मुंडा म्यूजियम रांची। राइट अ नोटिस इनवाइटिंग द स्टूडेंट्स हु आर विलिंग टू ज्वाइन द ग्रुप इन नोट मोर देन 50 वर्ड्स, यानी कि 50 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 50 वर्ड्स के अंदर आपको क्या करना है, नोटिस राइटिंग करना है। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 39 से लेकर के आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जितना भी है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 45 तक अभी आपको दिखाएंगे। ये आपका राइटिंग सेक्शन का क्वेश्चन है। किसका, ये आपका राइटिंग सेक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। और देखिए राइटिंग सेक्शंस का क्वेश्चन मैं मॉडल पेपर सॉल्व कराते समय नहीं कराता हूँ। राइटिंग सेक्शंस के क्वेश्चंस मैं आपको कब कराऊंगा, तो जब मैं ट्रिक के साथ आपको यहाँ पर नोट मेकिंग करना, यहाँ पर समरी राइटिंग करना और यहाँ पर आपका नोटिस राइटिंग करना, ये सारा कुछ जब सिखाऊंगा मैं, यहाँ पर सारा कुछ आपको बताता हूँ ट्रिक के साथ। जैसे यहाँ पर आपसे नोट बनाने के लिए बोला, यहाँ पर नोट मेक करने के लिए बोला, तो वैसे आप लोग यहाँ पर सिर्फ पैसेज को पढ़ करके नहीं बना पाइएगा नोट, लेकिन इसको मैं ट्रिक के माध्यम से कराऊंगा। और ट्रिक इतना ईजी होता है, इतना मज़ेदार ट्रिक होता है कि आप लोग एक बार उस ट्रिक को देख लीजिएगा, तो कैसा भी नोट हो या फिर कैसा भी समरी राइटिंग हो या फिर कैसा भी नोटिस राइटिंग हो, आप लोग इजीली कर पाइएगा। और कोई भी क्वेश्चंस उस पर पूछे तो आप लोग इजीली कर पाइएगा। तो इन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर जो भी आपका राइटिंग सेक्शन में क्वेश्चंस है, तो इन सभी क्वेश्चंस को मैं कहाँ पर कराऊंगा, जब मैं ट्रिक के माध्यम से आपको यहाँ पर सारा कुछ सिखाऊंगा। अलग से मैं यहाँ पर आपको नोट मेक करना सिखाऊंगा, नोटिस राइटिंग करना सिखाऊंगा, समरी राइटिंग करना सिखाऊंगा। तो उसी के साथ मैं इन क्वेश्चंस को ले लूँगा और वहीं पर आपको बता दूंगा। यहाँ पर देख सकते हैं 42, 43, 44 और 45, इन सभी में राइटिंग सेक्शन का ही क्वेश्चन है। 45 नंबर वाला में क्या है, आर्टिकल लिखने को बोल रहा है। 44 नंबर वाला में क्या है, तो 44 वाला में रिपोर्ट लिखने के लिए बोल रहा है। अच्छा, 43 नंबर वाला में क्या है, तो 43 वाला में राइट अ लेटर टू द एडिटर, यानी कि लेटर लिखना है एडिटर के पास। और 42 नंबर वाले में क्या है, 42 नंबर वाले में आपका यहाँ पर नोटिस राइटिंग ही है। तो नोटिस राइटिंग के 2 क्वेश्चंस आएंगे। नोटिस राइटिंग के लास्ट ईयर भी 2 क्वेश्चंस थे और इस ईयर भी आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा।
तो नोटिस राइटिंग हो गया आपका, आर्टिकल राइटिंग हो गया आपका, रिपोर्ट राइटिंग हो गया आपका, लेटर टू द एडिटर हो गया आपका, समरी राइटिंग हो गया, नोट मेकिंग हो गया। ये सारा कुछ मैं आपको ट्रिक के माध्यम से कराऊंगा और वहीं पर आपको इसका सॉल्यूशन भी कराऊंगा और वहाँ पर और भी एक आध क्वेश्चंस का आपको साथ में प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल भी चिंतित ना हो, अभी आप लोग इसको स्किप कीजिएगा, ठीक है। अभी आप लोग स्किप कीजिएगा और मैं भी यहाँ पर इसको स्किप कर रहा हूँ। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर बुक वाले क्वेश्चंस पर। तो बुक वाला क्वेश्चंस आपका यहाँ से स्टार्ट होता है 46 नंबर वाला से। तो 46 नंबर वाला क्वेश्चन से लेकर के यहाँ पर जो भी आपका आगे का क्वेश्चन है 52 नंबर तक। तो अब हम लोग इसका यहाँ पर सॉल्यूशन देखते हैं, इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग इसके एक एक करके अब देखते हैं, क्योंकि जो राइटिंग सेक्शन का है उसको मैं आपको अलग से कराऊंगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए आप लोग बुक वाला क्वेश्चन देखिए, जो कि हमारा 46 नंबर वाला। क्या पूछ रहा है? हु वाज डॉक्टर सदाव, वेयर वाज हिज हाउस सिचुएटेड। यानी कि डॉक्टर सदाव कौन थे और इनका जो हाउस था, इनका जो घर था, कहाँ पर था, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिएगा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और हर साल जैक बोर्ड में आपको देखने को मिलेगा कि डॉक्टर सदाव से क्वेश्चंस हर साल बने हैं और इस ईयर भी बनेगा। और मैं इसको ट्रिक से भी लास्ट में कराता हूं कि डॉक्टर सदाव से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आप लोग कैसे कर पाएंगे। तो इस तरह का मैं आपको लास्ट में कराऊंगा। फिलहाल आप लोग यहाँ पर इसका आंसर देखिएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली ये क्वेश्चन आ भी सकता है। तो आंसर देखिए, डॉक्टर सदाव वाज अ फेमस सर्जन एंड साइंटिस्ट ऑफ जापान। तो ये एक फेमस सर्जन थे। सर्जन आप लोग समझ रहे हैं ना, जो डॉक्टर होते हैं, जैसे बड़ा बड़ा सर्जरी करते हैं तो उसी को बोला जाता है सर्जन। और ये एक साइंटिस्ट भी थे, ठीक है। वो भी कहाँ के? तो जापान के। अच्छा, ही वॉज अ वेरी सिंसियर एंड ऑल्सो अ वेरी काइंड हार्टेड पर्सन। यानी कि एक बहुत ही सिंसियर व्यक्ति थे और वेरी काइंड हार्टेड, यानी कि बोल सकते हैं दयालु टाइप के ये व्यक्ति थे। ही वॉज अ sympathetic man who remained loyal to his profession even in adverse situations। यानी कि जैसे बोलते हैं ना कि अपने देश से लॉयल होना, अपने देश के प्रति समर्पित होना, तो ये उस तरह का भी व्यक्ति थे। आगे देखिए, ही रेस्पेक्ट्स हिज प्रोफेशन, यानी कि वो अपने प्रोफेशन को रिस्पेक्ट करते थे। ही लिव इन हिज एंकेस्ट्रल स्क्वायर स्टोन हाउस विथ हिज वाइफ। तो कहाँ पर रहते थे? एनकेस्ट्रल स्क्वायर स्टोन हाउस पे ये रहते थे अपनी पत्नी के साथ, एंड 2 चिल्ड्रन, और इनके 2 बच्चे भी थे, तो इनके साथ ये रहते थे यहाँ पर। और भी कहाँ पे? तो जापान में, ठीक है। आगे देखिए, विच वाज बिल्ड अपॉन रॉक्स एबोव अ नैरो बीच। तो कहाँ पर था? नैरो बीच के पास था। इनका जो घर था ना, कहाँ पर था? नैरो बीच के साथ, नैरो बीच के पास ही था। ऑन द जापानीज कोस्ट ही सेव्ड द लाइफ ऑफ अ प्रिजनर ऑफ वार बिलोंगिंग टू हिज इनेमी कंट्री। यानी कि जब आप लोग इस स्टोरी को पढ़ेंगे ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो देखिए, ये एक डॉक्टर होते हैं और ये अपना डॉक्टर का फर्ज निभाने के लिए अपने दुश्मन देश का, जैसे मान लीजिए कि अभी भारत और पाकिस्तान में वार छिड़ जाए, ठीक है, तो पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश हुआ ना, तो उसी तरह से इनका वार छिड़ा हुआ था अमेरिका से। तो अमेरिका के एक मतलब यहाँ पर सोल्जर होते हैं, तो उस सोल्जर के भी ये हेल्प करते हैं, उनकी यहाँ पर सर्जरी करते हैं और उनको बचाते हैं। ये आप लोग स्टोरी पढ़िएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो चलिए, यहाँ पर मैंने आपको इसका आंसर बता दिया कि डॉक्टर सदाव कौन थे और कहाँ पर रहते थे। ये हो गया हमारे यहाँ पर आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास है 47 नंबर वाला। कौन सा? 47 नंबर वाला। क्या है? हाउ डिड द जनरल रिएक्ट व्हेन सदाव इन्फॉर्म्ड हिम अबाउट द प्रिजनर वार। यानी कि क्या बोल रहा है कि जो जनरल होते हैं ना, जनरल जैसे जो आर्मी होते हैं, तो उसमें बहुत सारा रैंक होता है, जनरल और भी बहुत सारे रैंक होते हैं, कर्नल, इस तरह का रैंक होता है। तो उसी में एक यहाँ पर आर्मी थे जनरल रैंक है, ठीक है। तो जो ये डॉक्टर सदाव होते हैं, ये तो इनेमी मतलब कि अपने देश के मतलब जो इनके देश के विरोध होते हैं, ठीक है, दुश्मन देश के मतलब एक सोल्जर का हेल्प करते हैं। तो उसके बारे में जब ये जनरल को बताते हैं तो जनरल का क्या रिएक्शन होता है, किस तरह से ये रिएक्ट करते हैं, ये आपको बताना है। क्योंकि उस समय वार चल रहा था और वार के समय इन्होंने हेल्प किया था अपने दुश्मन देश के यहाँ पर बोल सकते हैं सोल्जर का। तो उस समय जनरल का क्या रिएक्शन था, यही आपसे पूछ रहा है। तो आंसर देखिए, when Dr. Sadav told the general that he had operated upon the prisoner and prisoner का मतलब यहाँ पर क्या है? prisoner का मतलब आप लोग यहाँ पर ऐसा समझिए कैदी,
कैदी का मतलब क्या हो गया, क्योंकि जो यहाँ पर ये सोल्जर था दुश्मन देश का था तो उसको हम लोग कैदी ही मानेंगे, इसलिए यहाँ पर ये प्रिजनर का उपयोग किया जा रहा है। एंड सेव हिज लाइफ, द जनरल प्राइड हिम एज अ डॉक्टर, द जनरल वाज अ सेल्फिश पर्सन। तो जनरल एक सेल्फिश पर्सन था, ये आपको यहाँ पर बता दी गई। आगे देखिए आंसर देखिए आगे, और ही वॉज इल एंड माइट नीड एन ऑपरेशन एनी टाइम। तो वो बीमार था और उसको ऑपरेशन की कभी भी आवश्यकता पड़ सकती थी। सदाव वाज द ओनली डॉक्टर, सदाव एक अकेला डॉक्टर था हुम ही ट्रस्टेड फॉर हिज हेल्थ, यानी कि सदाव एक अकेला ऐसा डॉक्टर था जो कि यहाँ पर मतलब जो सोल्जर था जो कि यहाँ पर आया था उसको विश्वास था डॉक्टर सदाव पर। ही थिंक इफ सदाव वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस देन हु ऑपरेट्स हिम, सो ही proposed to Sadav that he would send his private assistants to Sadav's house. They would secretly kill the prisoner. तो secretly यानी कि मतलब बोल सकते हैं गुप्त रूप से prisoner को मार सके, इस प्रकार का। तो ये हो गया आपका 47 नंबर वाला क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद देखिए 48 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए What do the parting words, पार्टिंग वर्ड्स का क्या मतलब होता है? पार्टिंग वर्ड्स का मतलब होता है बोल सकते हैं कि जो विदाई के समय हम लोग बोलते हैं ना, विदाई के समय जो बोला जाता है, जैसे मान लीजिए कि आपके ही फैमिली मेम्बर्स में से कोई कहीं पे जा रहा है कुछ दिनों के लिए, तो जो हम लोग विदाई समारोह होता है ना, तो उसमें जो वर्ड्स का यूज करते हैं या फिर जो हमारा इमोशन होता है उसी को बोला जाता है पार्टिंग वर्ड्स। तो यहाँ पर वही पूछ रहा है कि व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स सी यू सून अम्मा ऑफ द पोएटेस एंड हर स्माइल सिग्निफाई। तो जो यहाँ पर पार्टिंग वर्ड्स है यानी कि जो विदाई का शब्द है सी यू सून अम्मा, और जो पोएटेस का यहाँ पर स्माइल है, ये क्या सिग्निफाई करता है, क्या दर्शाता है, इनका क्या मतलब है? और ये जैक बोर्ड का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। लास्ट ईयर के मॉडल पेपर में ही आपको सेम टू सेम यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा और बहुत बार ये जैक बोर्ड में पूछा भी गया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। आंसर देखिए, द पोएट्स पार्टिंग वर्ड्स, यानी कि जो यहाँ पर पार्टिंग वर्ड्स होता है, जो विदाई का शब्द होता है सी यू सून अम्मा, सिग्निफाई बोथ हर फेयरवेल टू हर मदर एंड एन इफर्ट टू लिव हर विथ ऑप्टिमिज्म एंड चीयर। तो मतलब ये बोल सकते हैं कि जो यहाँ पर ये विदाई का शब्द है सी यू सून अम्मा, ये दर्शाता है, जैसे पहला नंबर तो ये जैसे हम लोग दूर जाते हैं तो इस तरह का हम लोग वर्ड यूज करते ही हैं, और चूंकि इनकी माँ जो है ये बूढ़ी हो गई थी तो इनको डर था कि मतलब अपनी माँ को खोने दे, तो वही हो गया। इसके बाद दे आल्सो इनेबल द पोएट टू एम्पैथाइज विथ द सेंस ऑफ आइसोलेशन फेस्ड बाय हर मदर इन ओल्ड एज, हर स्माइल सिग्निफाई हर हेल्पलेसनेस। ठीक है, तो स्माइल का यहाँ पर क्या मतलब है कि जैसे हम लोग कभी कभी जैसे सिचुएशन खराब होता है तो उस स्थिति में भी हमको स्माइल करना होता है अपने दुख को छिपाने के लिए, तो वही स्माइल यहाँ पर है। ठीक है, इस स्माइल के पीछे जो पोएटेस है यानी कि जो लेखिका है अपने दुख को छुपाना चाहती है, तो वही बात यहाँ पर है। एट द फेस ऑफ हर मदर्स इनवेटिएबल डेथ, दे एक्सप्रेस हर लव एंड कंसर्न फॉर हर मदर अलोंग विथ द underlying pain and struggle that she undergoes in coming to terms with this bitter realization। तो यहाँ पर वही बात सारा कुछ लिखा गया है कि कोई भी नहीं चाहता कि जैसे मेरा दुख दर्द जो पीड़ा है मैं किसी को दिखाऊं, उसके जगह पर हम लोग स्माइल करते हैं, तो वही बात यहाँ पर बोला गया है। अच्छा, इस बात को भी आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो मैं आंसर आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इसी आंसर को रट लेना है या फिर यही आंसर सही है। आप लोग खुद से भी आंसर बना सकते हैं, टूटी फूटी इंग्लिश को जोड़ करके जैसे आप लोग यहाँ पर बनाना चाहे बना सकते हैं, क्योंकि मॉडल पेपर में साफ साफ बोला गया है कि आपको आंसर अपने वर्ड में ही देना है, अपने शब्दों में ही देना है। ठीक है, तो आप लोग अपने अनुसार भी आंसर लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ कि इसका आंसर क्या हो सकता है, किस तरह से आप लोग आंसर कर सकते हैं। तो इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपको यही आंसर रट लेना है या फिर यही आंसर सही होगा, दूसरा आंसर सही नहीं होगा। तो आप लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए 49 नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा क्या है हमारे पास। 49 नंबर वाला क्या बोल रहा है, व्हाट डिड चार्ली क्लेम फॉर इन द थर्ड लेवल। तो आपका चैप्टर ही है, मतलब एक चैप्टर ही है द थर्ड लेवल। इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इससे बनते हैं। तो क्या बोल रहा है कि इस चैप्टर में जो हमारा मेन कैरेक्टर है चार्ली, तो चार्ली क्या दावा करता है यानी कि क्या क्लेम करता है थर्ड लेवल में, ये आपको बताना है। अब आंसर देखिएगा, द थर्ड लेवल बाय जैक फिने, तो राइटर है इसके जैक फिने। चार्ली क्लेम्स टू, यानी कि चार्ली दावा करता है कि
to have discovered a time warp or a portal that allow him to travel back into time from the present 1950 to the year 1894 अकॉर्डिंग टू द स्टोरी। यानी कि इस स्टोरी के अनुसार चार्ली ये दावा करता है कि इसने ऐसा कुछ डिस्कवर कर लिया है, ऐसा कुछ खोज लिया है, ऐसा पोर्टल जो कि इसको अलाउ करता है, यानी कि परमिशन देता है क्या अभी प्रेजेंट का समय, जब ये स्टोरी है ना उस समय का प्रेजेंट का समय था 1950, लेकिन ये पीछे के समय में जा सकता था। वो भी कब? तो 1894 के समय में ये जा सकता था। ऐसा इसने पोर्टल ढूंढ लिया है, चार्ली ये दावा करता है। आगे देखिए, चार्ली सेड दैट द रूम्स ऑन द थर्ड लेवल वर स्मॉलर देन। तो ये बोलता है कि मैं थर्ड लेवल पर गया भी हूँ और वहाँ का जो थर्ड लेवल का रूम होता है वो स्मॉलर देन डैट ऑफ द सेकेंड लेवल। तो जो सेकेंड लेवल यहाँ का होता है ना, अच्छा यहाँ पर थर्ड लेवल सेकेंड लेवल, इसका क्या मतलब है इसको आप लोग समझ लीजिए। एक्चुअली ये स्टोरी स्टेशन का है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन नाम होता है, और वहाँ पर 2 लेवल होते हैं। लेवल का मतलब मंजिला समझिए, जैसे बिल्डिंग होते हैं ना 1 मंजिला 2 मंजिला, तो वैसे ही वहाँ पर 2 लेवल होते हैं। थर्ड लेवल रियली में नहीं होता है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, लेकिन चार्ली को दिखता है ये एक्चुअली भ्रम होता है, ठीक है, एल्यूजन होता है। एल्यूजन क्यों होता है ये भी क्वेश्चन पूछता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैंने बताया भी है आपको बहुत बार, और नहीं भी बताया है तो आपको बाद में बता दूंगा। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर इसको कंटिन्यू करते हैं। सेकेंड लेवल, there were fewer ticket window and train gate and the information both in the center was wood and old looking। तो ये थर्ड लेवल के बारे में ये बताता है कि वहाँ पर सारा कुछ जो भी काउंटर वगैरह है, टिकट वगैरह का जो काउंटर होता है लकड़ी के हैं, और जो लाइट वगैरह है ये पुराने समय के लाइट वगैरह है, ये सारा कुछ ये बताता है। there were open flame गैस लाइट्स, वही यहाँ पर देखिए बता रहा है कि यहाँ पर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स है एंड ब्रास स्पीटोन्स। जैसे आप लोग देखेंगे कि स्टेशन पर जैसे कोई तंबाकू वगैरह खाता है तो तंबाकू वगैरह खा कर थूकने के लिए मतलब कूड़ादान होता है, तो यहाँ पर पीतल का कूड़ादान था। ये बोल रहा है ऑन द फ्लोर एवरीवन एट द स्टेशंस वाज ड्रेस्ड इन 19th सेंचुरी ड्रेस्ड। और वहाँ पर सब लोगों ने कैसा ड्रेस पहना हुआ था? तो 19th सेंचुरी का उन्होंने ड्रेस पहना हुआ था। तो ये हो गया आपका आंसर। इसके बाद देखिए 50 नंबर वाला क्वेश्चन, यानी कि 50 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। वाई डू रूरल पीपल मेक रोड साइड स्टैंड? यानी कि जो रूरल पीपल होते हैं, रूरल पीपल का मतलब क्या होता है? जो ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति होते हैं, रोड साइड स्टैंड क्यों बनाते हैं? अब रोड साइड स्टैंड का क्या मतलब है? रोड साइड स्टैंड का मतलब ये होता है कि जैसे आप लोग देखते होंगे कि जो बड़ा बड़ा हाईवे होता है, जो नेशनल हाईवे होते हैं, उसके अगल बगल स्टॉल लगा हुआ होता है, कुछ ना कुछ चीज़ का स्टॉल होता है। तो वही बोल रहा है कि जो रूरल पीपल है, यानी कि जो ग्रामीण पीपल है, ये रोड साइड स्टैंड क्यों लगाते हैं? आंसर देखिए, अ रोड साइड पोएम वाज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो सबसे पहले हमने बता दिया कि पोएम किसने लिखा है। इन दिस पोएम ही डिस्क्राइब सिचुएशंस एंड इंटेंशंस ऑफ रूरल फोक हु बिल्ड द रोड साइड स्टैंड। तो इस स्टोरी में क्या डिस्क्राइब किया गया है? तो यहाँ पर सिचुएशन और इंटेंशन को डिस्क्राइब किया गया है जिन्होंने कि रोड साइड स्टैंड लगाया हुआ है। द फोक हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड pleaded the city dwellers to stop and buy their wares so as to enable them to earn some extra money। यानी कि किस उम्मीद में ये रोड साइड स्टैंड लगाते हैं? ताकि शहरी लोग रुके, वहाँ से कुछ खरीदे, ताकि ये जो ग्रामीण लोग हैं ये कुछ ज़्यादा पैसे कमा सकें। अच्छा आगे देखिए, फॉर अ डिसेंट लिविंग, ताकि ये अच्छी तरह से रह सके, जीवन यापन कर सके। दे वांटेड द रिच पीपल हु पास्ड फ्रॉम देयर इन देयर कार्स टू स्टॉप देयर एंड बाय सम गुड्स फ्रॉम देम। द मनी दैट दीज फोक्स वुड अर्न फ्रॉम द रिच पीपल वुड हेल्प देम टू लीड अ बेटर लाइफ। तो ये हो गया आंसर। इसके बाद अब देखिए 51 नंबर वाला क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो 51 नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ यहाँ पर देखिए क्या है क्वेश्चन। इन व्हाट कंडीशंस डू द बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद लिव? यानी कि जो फिरोजाबाद के बैंगल मेकर्स है, बैंगल मेकर्स मतलब जो चूड़ियाँ बनाते हैं, चूड़ी आप लोग देखे होंगे ना, तो उसी को बोलते हैं बैंगल। तो जो फिरोजाबाद के बैंगल्स मेकर है ये किस कंडीशन में रह रहे हैं? और फिर है वाई कांट दे कम आउट ऑफ द स्टेट ऑफ पॉवर्टी? तो वे लोग इस गरीबी से बाहर क्यों नहीं आ पा रहे थे, ये भी आपसे पूछा है। तो आंसर देखिएगा, द बैंगल मेकर्स ऑफन लिव इन ए स्मॉल ओवरक्राउडेड एंड पुअरली
ventilated house, their living space are usually dark and unhealthy। तो मतलब ये बोल सकते हैं कि डार्क मतलब जैसे इन जहाँ भी ये रहते थे ना, जो भी है घर या फिर जो भी है, वहाँ पर ज़्यादा लाइट नहीं था, डार्क था, अनहेल्दी सा मतलब वातावरण था, इस प्रकार का। contributing to various health issue, there are some main reason for Bengal makers of फिरोजाबाद have to live in poverty। और इसके कुछ कारण है कि ये पोवर्टी में रह रहे थे। यहाँ पर कारण को देखिए मैंने पॉइंट वाइज लिखा है, ऐसे आप लोग पॉइंट वाइज अगर बना के रखिएगा ना तो यहाँ पर थोड़ा सा इंप्रेशंस अच्छा बनता है, फिर आपको नंबर मिलने के पूरे चांस हो जाते हैं। देखिए कैसे, तो मैंने यहाँ पर पॉइंट वाइज लिखा है, बेंगल मेकर्स बोर्न इन पोवर्टी, लिव इन पोवर्टी एंड डाई इन पोवर्टी। मतलब कि इनका यही मानना था कि हम लोग गरीबी में पैदा हुए हैं, गरीबी में रहेंगे और गरीबी में ही मर जाएंगे, इनका ये मानना था। फिर है देयर इज पॉसिबल ऑफ स्किन बर्न टू द चांसेस ऑफ लूजिंग वंस आई साइड। और देखिए चूँकि ये बैंगल बनाते थे तो वहाँ पर हाई मतलब बोल सकते हैं तेज धा वगैरह लगता होगा, उसके कारण इनका मतलब आँख का रोशनी जाने के भी यहाँ पर चांस होते हैं, इस तरह का। पीपल हैव बीन इंगेज्ड इन दिस ट्रेड सिंस जनरेशंस। और ये जो मतलब इनका है ना, जैसे मान लीजिए कि मतलब इनका ये माना था कि मेरे पिताजी बैंगल बनाते आए हैं तो मैं भी बैंगल ही बनाऊंगा और मेरे बच्चे भी बैंगल ही बनाएंगे, इस प्रकार का इनका ये मानना था। वर्क्स इन ह्यूमन कंडीशन, इसके बाद दे वर्क हार्ड बट द प्रॉफिट इज स्मॉल। तो देखिए ये लोग वर्क तो हार्ड करते थे, सिंपल सी बात है, हार्ड वर्क करते थे, लेकिन प्रॉफिट बहुत कम होता था। इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर तो 10 पॉइंट लिख दिए, बट आप लोग 6-7 पॉइंट भी लिख देंगे तो आई होप कि आपको मार्क्स मिल जाना चाहिए फुल, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो अगर आप लोग रिस्क नहीं लेना चाहते तो फिर 10 पॉइंट भी लिख सकते हैं, लेकिन 10 पॉइंट मेरे को ज़्यादा लग रहा है तो 6-7 लिख दीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर देखिए 6 नंबर वाला पॉइंट, देयर होल्स हैव क्रिम्बिंग वाल्स, उबली डोर्स एंड नो विंडो, दे आर overcrowded with humans and animals, social customs, traditions, stigma of caste and people in authority companies so that they remain poor and uneducated। इसके बाद और यहाँ पर 2 पॉइंट दिए गए हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा इन दोनों पॉइंट को, ठीक है। अदरवाइज 8 पॉइंट तो काफ़ी है, और क्योंकि 8 पॉइंट भी लिखा है और ऊपर थोड़ा सा और भी मैंने लिखा है तो काफ़ी हो जाएगा 5 मार्क्स वाले के लिए। इसके बाद देखिए लास्ट है 52 नंबर वाला क्वेश्चन, सब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन है आपका 52। क्या बोल रहा है, व्हाट हैपन टू गोंडवाना 150 मिलियन ईयर्स एगो, यानी कि 150 मिलियन साल पहले गोंडवाना लैंड जो था इसके साथ क्या हुआ था। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ वाला जो आपका चैप्टर है उससे अगर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर अभी तक जैक बोर्ड में कोई पूछा गया है तो यही क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव में भी इस क्वेश्चन को डाल देता है, ध्यान दीजिएगा। तो आंसर देखिए, गोंडवाना वाज अ gained southern supercontinent. It existed about 650 million years ago. It centered roughly around present day Antarctica। ठीक है, इसके बाद आगे क्या लिखेंगे, आगे यहाँ पर देखिएगा, आगे things were quite different then, humans had not appeared at the climate was much warmer, it had a huge variety of flora and fauna. After thriving for 500 million years, Gondwana was forced to separate due to certain geological phenomena. It broke into separate countries as they exist today। यानी कि जिस प्रकार के आज देश से अलग अलग, जैसे भारत देश अलग है, पाकिस्तान देश अलग है, मतलब जिस तरह से अभी सारे देश अलग अलग हैं, तो पहले ऐसा नहीं था। पहले ये सभी सुपर कॉन्टिनेंट में थे, लेकिन जियोलॉजिकल फिनोमिना के चलते, यानी कि बोल सकते हैं जो अपने अपने फिनोमिना होता है ना, ठीक है, मतलब जो प्रकृति में फिनोमिना होता रहता है उसके चलते यहाँ पर ये सारे सेपरेट हो गए, अलग अलग अभी जिस प्रकार से हैं। इससे पहले ऐसा नहीं था। ये आप लोग चैप्टर पढ़िएगा तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसके बाद आगे देखिए, 150 मिलियन ईयर्स एगो गोंडवाना अंडरवेंट significant geological and climate changes as a result of the breakup of the supercontinent। ठीक है, इसके बाद volcanic activity, the formation of the Indian plate, climate change and the evolution of unique flora and fauna were some of the key events during this period।
तो बहुत सारे मतलब फिनोमेना हुए, बहुत सारे इधर उधर के हुए, जिसके कारण कि मतलब ये अलग अलग टूट करके अभी जैसा है इस प्रकार से सेपरेट हुए हैं। तो चलिए यहाँ पर आपका इंग्लिश कोर का सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर मैंने आपको एक एक करके बता दिया और यहाँ पर आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जैसा कि मैंने आपको बोला भाई कि जो आंसर मैंने लिखा है यही आंसर सिर्फ सही होगा या फिर सेम टू सेम आपको यही लिखना है, ऐसा नहीं है। आप लोग खुद से आंसर बना सकते हैं, खुद का आंसर दे सकते हैं, क्योंकि आपको मॉडल पेपर में भी यही बोला गया है और आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी यही बोला जाता है कि आप लोग अपने शब्दों में आंसर दें, अपने यहाँ पर अपने अनुसार आंसर करें। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। और बाकी के जो आपका राइटिंग सेक्शन वाला क्वेश्चन बच गया उसको मैं ट्रिक के साथ करा दूंगा, आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो चलिए इस वीडियो में इतने ही रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।